आपको अगर हिम्मत हो ना अधीर बाबू, यहाँ पर नाटक ना करके उनको बोलिए दिल्ली जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सामने ये बात बोलने के लिए, क्योंकि ये जो गरम गरम हिंदी सिनेमा का डायलॉग जो बोलते हैं ना, ये बंगाल के लोग अभी हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि असलियत मालूम चल गया है। कांग्रेस सारा भारत में चोरी किया है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चोरी किया है। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के नेता लोग हैं उन सबसे चर्चा हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी अपने अपने राज्यों में क्या सोचती है और अन्य पार्टियों ने किस लेवल पे हमें उनसे बातचीत करनी है, कितनी सीटें हमें लेनी है, देनी है। ये तमाम बातें हम लोग कर चुके हैं। जिस दिन से सरकार बनी थी उसी दिन से उन लोगों का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, और वो लगातार जो बच्चा चोर की भूमिका में है कि कैसे कुछ हो कि बच्चा चोरी करके भाग जाए, कोई आफत आए ईडी कुछ वो करे, कोई विधायक लेके चले जाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सभी लोगों ने कल मिल बैठ करके फैसला लिया है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बने रहें। बीजेपी को महाराष्ट्र से बाहर करना यही हमारा मकसद है और उसके लिए हम तीनों मिलकर काम शुरू कर दें। तो 24 की तैयारी कौन किस पर भारी? क्या वाकई में 20 जनवरी तक इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा कर लेगा? 20 जनवरी, पहले तारीख थी 31 दिसंबर। दिसंबर गुजर गया, नया साल आ गया। जिस साल का इंतजार था वो 24 आ ही गया, लेकिन सीट बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया। कांग्रेस के नेताओं ने एक के बाद एक 3 बड़ी बैठकें की। 3 बड़ी बैठकें हुई। उन बैठकों पर हम आएंगे, लेकिन कुछ बयानों का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बड़े नेता हैं, उनका बयान अभी सुना भी होगा आपने। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ममता बनर्जी की दया की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। भीख जैसी शब्द का इस्तेमाल भी किया। वैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा के बीच सवाल यही है कि कांग्रेस नेता क्या सीट बंटवारे के लिए गंभीर हैं? वहीं इन बैठकों के बीच एक खबर और दिलचस्प आई। उसने एक सवाल को खड़ा कर दिया। सवाल यह कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। खबरें यह आई कि वायनाड सीट से फिर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अभी इसकी पुष्टि नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में जो शामिल सीपीआई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से वायनाड सीट छोड़ने की गुजारिश की है। कहा है कि आप वायनाड छोड़ के कहीं और से लड़िए। सीपीआई का यह कहना है कि वायनाड सीट लेफ्ट के लिए छोड़ दी जाए, यहां से लेफ्ट लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव यूपी की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से ही लड़ा था। अमेठी वो हार गए, लेकिन वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीते। हालांकि अभी भी अमेठी की सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने इसको लेकर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। पिछले चुनाव में याद होगा आपको, अमेठी में महामुकाबला हुआ था, तब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पटकनी दी थी। अब केरल के प्रभारी तारिक अनवर ने भी नवंबर में यह कहा था कि राहुल गांधी फिर से वायनाड से चुनाव लड़ेंगे।
तब एक बार फिर से इसी कयासों को बल मिला था कि वायनाड सीट राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कश्मकश बनी हुई है। अब आते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोड मैप तैयार हो चुका है, रूट तैयार हो चुका है और बाकायदा इसका औपचारिक ऐलान कांग्रेस ने किया है। अब वो समझिए, यह रूट मैप भी बेहद दिलचस्प है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा इसको दोबारा से प्लीज प्ले करिएगा। और रूट मैप को अगर आप देखेंगे तो यह रूट मैप क्यों दिलचस्प है, क्योंकि यह रूट मैप के मुताबिक मणिपुर से मुंबई, मणिपुर से मुंबई, यह देखिए 14 जनवरी से 20 मार्च राहुल गांधी की यह यात्रा चलेगी। मणिपुर, आप देखते रहिएगा इस आंकड़े को ध्यान से। मणिपुर में 107 किलोमीटर 4 जिले, नागालैंड में 257 किलोमीटर 5 जिले, नागालैंड। और उसके बाद असम में यात्रा प्रवेश करेगी, तब 833 और 17 जिले असम में। और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का भी जिक्र कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर और 1 जिले को कवर करेगी यात्रा। अरुणाचल प्रदेश के बाद, क्योंकि भारत के मैप के अकॉर्डिंग इस यात्रा के रूट को समझिएगा, फिर मेघालय पे 5 किलोमीटर और 1 जिले को ही कवर करेगी। फिर यात्रा होगी दिलचस्प मोड़ पर, क्योंकि यात्रा एंटर करेगी पश्चिम बंगाल, यानी ममता दीदी के गढ़ में। 523 किलोमीटर और 7 जिलों को कवर करेगी। अब इसके बाद बिहार आइए, नीतीश बाबू 425 किलोमीटर और 7 जिले कवर होंगे। अब इसके बाद सीधा रुख होगा झारखंड का। यहां भी सहयोगी है, यहां भी टेंशन है। बड़ा भाई कौन? 804 किलोमीटर 13 के 13 जिले कवर करने का टारगेट है। अब उड़ीसा आइए, वहां भी 341 किलोमीटर और 4 जिले। फिर छत्तीसगढ़, जहां हाल फिलहाल में भूपेश सरकार हुआ करती थी, वहां भी 536 किलोमीटर और 7 जिले राहुल गांधी की यात्रा कवर करेगी। अब सबसे दिलचस्प पहलू क्या? उत्तर प्रदेश। कितने किलोमीटर? 1074 किलोमीटर और 20 जिले। सबसे कमजोर कड़ी उत्तर प्रदेश, वहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी। मध्य प्रदेश करीब 700 किलोमीटर और 9 जिले कवर करने का टारगेट। राजस्थान इसके बाद 128 किलोमीटर और 2 जिले कवर करने का टारगेट। गुजरात इसके बाद नंबर आता है गुजरात का, यानी पीएम मोदी का गढ़। 445 किलोमीटर गुजरात में यह यात्रा 7 जिलों को कवर करती हुई आगे बढ़ेगी। और फिर आएगी महाराष्ट्र, जहां पर और टेंशन। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी, वहां पर 480 किलोमीटर और 6 जिलों को वो कवर करेगी यात्रा। यानी ये रोड मैप को देखें और समझें तो यात्रा की दूरी करीब 6700 किलोमीटर की होगी। और कितने दिन, लगभग जो है 66-67 दिन जो है ये यात्रा चलेगी और 110 जिलों को कवर करेगी। लोकसभा के हिसाब से समझिए, 100 लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा के 337 विधानसभा क्षेत्रों को यह यात्रा कवर करेगी। ये कुल मिलाकर यात्रा का निचोड़ है। मगर सबसे बड़ी टेंशन है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की। कुछ बयान सुनिए, बड़े दिलचस्प बयान है, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि 24 की तैयारी कौन किस पर भारी। सबसे बड़ी दिक्कत सीट शेयरिंग की। देखिए, इधर आके आप ऐसा बात बोल रहे हैं, ऐसे आप ममता बनर्जी को पत्ता ही नहीं देते हैं। आपको अगर हिम्मत हो ना अधीर बाबू, यहाँ पर नाटक ना करके उनको बोलिए दिल्ली जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सामने ये बात बोलने के लिए, क्योंकि ये जो गरम गरम हिंदी सिनेमा का डायलॉग जो बोलते हैं ना, ये बंगाल के लोग अभी हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि असलियत मालूम चल गया है। कांग्रेस सारा भारत में चोरी किया है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चोरी किया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें।
आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के नेता लोग हैं उन सबसे चर्चा हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी अपने अपने राज्यों में क्या सोचती है और अन्य पार्टियों ने किस लेवल पे हमें उनसे बातचीत करनी है, कितनी सीटें हमें लेनी है, देनी है। ये तमाम बातें हम लोग कर चुके हैं। आज खड़गे साहब से राहुल गांधी जी से मीटिंग होगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद में तय होगा कि आगे हम किस दिशा में बढ़े आगे। ये तो जिस दिन से सरकार बनी थी उसी दिन से उन लोगों का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, और वो लगातार जो बच्चा चोर की भूमिका में है कि कैसे कुछ हो कि बच्चा चोरी करके भाग जाए, कोई आफत आए ईडी कुछ वो करे, कोई विधायक लेके चले जाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सभी लोगों ने कल मिल बैठ करके फैसला लिया है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बने रहेंगे। एकदम क्लियर है हम लोगों की बात कि सीट किसको ज्यादा मिलती कम मिलती ये इशू नहीं है। हमारा इशू महाराष्ट्र में है कि बीजेपी को महाराष्ट्र से बाहर करना, यही हमारा मकसद है और उसके लिए हम तीनों मिलकर काम शुरू कर दिया। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो ये तैयारी है विपक्ष की, वार भी है, पलटवार भी है, आपस में भी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं विपक्ष के नेता। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के नेता हैं, भूदेव शर्मा कांग्रेस के, संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और डॉक्टर धनोज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा है। सबसे पहले भूदेव शर्मा, आपसे इस चर्चा की शुरुआत। एक नई डेडलाइन आई है, सुनने में आया है कि 20 तारीख तक सब कुछ तय हो जाएगा। 31 तो गुजर गई, 31 दिसंबर, अब फिर नई तारीख आई है 20 जनवरी। लेकिन इस दरमियान कुछ और खबरें भी आई। चलिए, 3 बड़ी बैठकें हुई कांग्रेस के घर में, वो हम दिखा भी रहे हैं कौन कौन सी 3 बड़ी बैठकें। लेकिन एक बात, ये अधीर रंजन कह रहे हैं कि भीख कौन मांग रहा है? ममता दीदी को कह रहे हैं उनके बदौलत थोड़ी ना हम है। ये चल क्या रहा है भूदेव शर्मा? भूदेव शर्मा प्लीज, म्यूट अनम्यूट का चक्कर है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आगे भूदेव शर्मा जी अपनी बात रखिए। चावला जी बहुत बहुत धन्यवाद, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक जी, देखिए, जब कोई बड़ा गठबंधन होता है, हाँ। आज जिस तरह से चाहे कोई भी हो, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, उससे पहले भी, तो इसमें एक डेडलाइन फिक्स नहीं होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें कि एनडीए जो डरी हुई है, जो किसी से छुपा नहीं है, पहली बार इंडिया गठबंधन की घोषणा हुई थी, उसी समय आकर के जो क्या है मोदी जी ने दिखाया कि हमारे साथ में 38 पार्टियां हैं, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। नहीं भूदेव भाई, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन होगी। सवाल एक बार फिर से सुनिए। मैंने कहा कि अधीर रंजन कह रहे हैं कौन भीख मांग रहा है उनसे, मतलब ममता दीदी के लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं उनकी दया पर थोड़ी नाम है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। चावला जी, मैं आपने जो पहला सवाल पूछा कि डेडलाइन बढ़ गई, उसका जवाब दे रहा था, फिर मैं आपके दूसरे सवाल का भी जवाब देता। अच्छा, ममता दीदी वाला बाद में जवाब दूंगा। हाँ। तो निश्चित तौर पे मैं जो, अब यही तो होता है ना कि जो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं वो पूरी बात बता नहीं पाते। अब बीच में अगर इस तरह से टोक दोगे तो वो तो बात पूरी हो ही नहीं पाएगी। और अभी जो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो बोलेंगे तो उनको बोल दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप सुनिए, 20 तारीख है, जितनी भी 15 या 16 दिन है, हमारी बैठकें भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसमें पूरा डिसाइड हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटें कहां मिलेंगी। और ये जिस तरह से जो अफवाह फैलाई जा रही है कि ये नाराज हैं, अखिलेश जी नाराज है, ममता जी नाराज है, कुछ भी इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। रंजन ये जो बात कह रहे हैं उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देख तिलक जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अब कहाँ आ रहे हो आप? जी क्या कह रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपको कोई मतलब नहीं है? अधीर रंजन आपके नेता है कि नहीं? पार्टी की जो डेडलाइन है हम उस पर बात कर रहे हैं। पार्टी जब कांग्रेस पार्टी जब सभी के साथ गठबंधन, अच्छा, अधीर रंजन बोलते रहते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं? सीरियसली ना लें। अगर कोई नेता आकर के पर्सनली कोई भी बयान दे तो उसका मुझसे तो कोई मतलब नहीं है।
अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कोई आधिकारिक बयान आया हो तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। ठीक, बिल्कुल सही कहा। नेता के बयान का जवाब हाँ। देने के लिए मेरे पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, नहीं। मैं कुछ बोलूं सर, आप अपनी बात रख चुके हैं। आपने कहा अधीर रंजन की बात को सीरियसली मत लीजिए, वो बोलते रहते हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने ममता दीदी के बारे में जो कुछ कहा उसको भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये तिलक जी, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर पार्टी का कोई आधिकारिक बयान है तो मैं उस पर जवाब दे सकता हूं। नहीं तो आधिकारिक कैसे? ये अधीर रंजन क्या आपके नेता है कि नहीं है? राहुल जी कुछ बोलेंगे तो मैं उससे मानूंगा। अच्छा, मतलब राहुल गांधी जी बोलेंगे तभी मानेंगे, खड़गे जी बोलेंगे नहीं मानेंगे, चलिए ठीक है। अब मुझे अब एक मिनट हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस बार एनडीए को हराने के लिए देश की 67% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला इंडिया गठबंधन, जी अभी बता रहा हूँ, एक मिनट सुन तो लो आप भूदेव भाई, इतने उतावले मत हो, अभी एक मिनट पूरा। तिलक जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज सेना के जवान परेशान, किसान परेशान, ट्रक वाले ड्राइवर परेशान, देश का युवा परेशान। भूदेव भाई 2019 में यही बात कही थी ना आपने, छोड़ो उस बात को, सुन लो सवाल तो सुन लो। देश की 63% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, कवर हो जाएगी। एक मिनट रुको, आपके नेता हैं अरविंदर सिंह राजा, कौन है मालूम है ना? जी, राजा बरार पंजाब के मुख्यमंत्री, पीसीसी। हाँ, आपके अध्यक्ष हैं बिल्कुल पंजाब के। पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एआईसीसी ने हमें कह दिया कि 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है और 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में कोई सीटों का बंटवारा नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं। नहीं तिलक जी, मैंने आप बोलो ये भी छोटे नेता है। मैं नहीं, नेता कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा हाँ। नहीं होता। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो पार्टी का आधिकारिक बयान होगा वो सबके सामने होगा कि पंजाब में हम तो सर कौन है आधिकारिक बयान? ये आपके अध्यक्ष हैं, सीटों पर लड़ रहे हैं। आपके अध्यक्ष कोई अहमियत नहीं रखते क्या? कोई आधिकारिक, मैंने यही कहा ना, कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वाह भाई, पता नहीं कितने लोग कितना क्या कुछ बोल जाते हैं आपकी पार्टी में, समझ में नहीं आता। अब फिर कहते हो कि ये मीडिया की वजह से कंफ्यूजन है। गठबंधन नहीं होता है अगर किसी। अच्छा एक मिनट संजीव निगम जी, नहीं होता है तो वहां तो पूरी संजीव निगम जी, लेकिन अगर आप भी पंजाब में चौड़े होकर, एक मिनट, आप भी पंजाब में चौड़े होकर ये बोल के आए कि 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे। अब ये भी कह रहे हैं इनके अध्यक्ष हम 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे। और आपके पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कह रहे थे एक थी कांग्रेस। क्या चाह रहे हो आप? देखिए ऐसा है तिलक चावला जी, जी। अभी आपको ये जब तक का कोई चीजें फाइनल नहीं आ जाती तो इस तरीके का उतार चढ़ाव ये सब लगा रहेगा। जब तक जो है इसका कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं आ जाता तब तक आप भी इसी प्रकार की चर्चाएं कराते रहेंगे। अच्छा, तब तक गाली देने की छूट है। सुनिए, तमाम उतार चढ़ाव बना रहेगा और ये स्वाभाविक बात है। जब इतना बड़ा कोई इसमें बहुत विशेष बात नहीं है, स्वाभाविक बात है। जब इतना बड़ा गठबंधन है, इतने लोग हैं, ये आसान काम नहीं है। हाँ। तब सब लोगों को ठीक है, सब लोग डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी है, लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसका जब अंतिम स्वरूप आ जाएगा तो आपके सामने उसमें आ जाएगा। बताएं, एक थी कांग्रेस का मतलब क्या है? देखिए फिर मैंने वही कहा, अभी आपको भूदेव शर्मा जी भी बता रहे थे। क्या? अरे भाई, पार्टी का मुखिया कौन है? हमारी आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी। 31 दिसंबर को तो आप भी मुझे ये समझा रहे हो भगवंत मान की कोई अहमियत नहीं है पार्टी में? फिर वही बात कह रहे हो आप। पहले पूरी बात सुनिए। 31 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। हाँ। उसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है कि जितनी भी सीटें गठबंधन में हमें मिलेंगी। तो ये बात किसने कही थी पंजाब में जाके कि 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई मैं बताऊं कितने भाई, ये तो भाई राजनीतिक है, वो किन परिस्थितियों में कब क्या कहा, जो अंतिम स्वरूप निकलेगा आप उसे मानिए ना। नहीं तो अंतिम स्वरूप कैसे मान लूं मैं? नहीं, आप कह रहे हो 13 सीटों पर लड़ो, वो कह रहे हैं एक थी कांग्रेस, और आप कह रहे हो कि नहीं ये हमारे छोटे नेता हैं। किसने कहा, कब कहा, किसने कहा? आप इसका जो अंतिम आएगा, जो ड्राफ्ट बन करके आएगा, सारे लोगों से बिल बैठ करके जो चर्चा होगी उसमें ये नहीं, 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का आधार बताइए मुझे। 13 सीटों पर पंजाब में लड़ने का आधार बताइए। वो जो आपको कांग्रेस 13 की 13 सीटें दे, ये बात अटल हो गई। अरे भाई चर्चाएं हैं, राजनीतिक दल है, लोग हैं, वो बात अभी कहां से फाइनल हो गई? इसमें तमाम लोग मैं कोई कहता था हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई कहता है ये संयोजक बनेंगे।
तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, और ये एक इसमें आप भी नहीं और हम लोग कोई नहीं कर सकते, अपनी अपनी बात रखते हैं अपनी। ओके डॉक्टर धनोज, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे नेताओं के बयानों को सीरियसली मत लीजिए। मैं आ रहा हूं फिर केसी जैन साहब, जो बात भूदेव शर्मा ने कहा अधीर रंजन चौधरी बोलते रहते हैं अपनी बात जो है अपनी जुबान के, आप हम लोगों को उसमें मत डाले। नहीं सर, आप बहुत समझदार प्रवक्ता है निगम जी, मैं क्यों आपकी बात को, आप ही ने तो अभी कहा कि सीरियसली मत लो ऐसे बयानों को। देखिए फिर वही बात, आप अपनी बात आप मेरे मुंह में मत डाले। तो फिर मैंने आपसे पूछा एक थी कांग्रेस का मतलब क्या, बता दो। मैं फिर वही बात मैं बता रहा हूँ उतनी देर से, ये बात तो नहीं बताओ ना, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं धैर्य रखे ना, और पंजाबी जी कह रहे हैं हिक्सी कांग्रेस। आप धैर्य रखे, वो पंजाब के मुखिया है जो आप बोल रहे हैं। अच्छा ओके डॉक्टर धनोज, वो ये कह रहे हैं कि अब पंजाब के नेता दिल्ली के, जब अरविंद केजरीवाल जी बोले तब मानो, वो कह रहे हैं राहुल जी बोले अधीर रंजन चौधरी की बात मत मानो, जब राहुल जी बोले तब मानो। आप जो है बैर मत करावे आपस में। नहीं सर, मेरी जरूरत ही नहीं है, आप लोग आपस में निपट लो, मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर धनोज फिर आ रहा हूँ, जैन साहब आप मजे लीजिए आज। हाँ मेरी आवाज आ रही है जी, धनोज जी चल क्या रहा है? हाँ मैं वही सोचा था आज कुछ और बोलूंगा, लेकिन हमारे मित्र संजीव निगम जी हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, हाँ। और हमारे कांग्रेस के भूदेव शर्मा जी, देखिए इन दोनों का दकियानुसी, मैं दकियानुसी बोल रहा हूँ, उस पर 2 लाइन याद आता है। मैं सोचता हूँ आज 2 लाइन में वहीं से शुरुआत करूँ, क्योंकि मैं कुछ और सोचा था, लेकिन 2 लाइन वहीं से शुरुआत करता हूँ। गुजर कर भी गुजरना नहीं, गुजर कर भी गुजरना नहीं, आलम है ये जनाब, गिर कर भी संभलना नहीं। 2019 में ये सब गिर गए थे, गिरे पड़े लोग थे, ये सब जितने भी लोग थे 2019 में गिर पड़ गए थे, वहां से भी संभलना नहीं सीखा। ये लोग जब विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष में सारे नेता को नहीं लेके चल, बहुत सारे से नेता है, उनसे इनको करना चाहिए था। लेकिन इन दोनों के बयान देखिए, मुख्यमंत्री कोई वैल्यू नहीं रखता, वो मुख्यमंत्री जो कि पंजाब में कांग्रेस को हरा दिया, धूल चटा दिया, वो अगर बोलता है कि 80 पंजाबी हो 80, उनको ये खबर ही नहीं है कि पंजाब वाले कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहता ही नहीं, कहता है तुसी ग्रेट हो लेकिन गठबंधन के लिए लेट हो। वो कह रहे हैं पंजाब के जितने भी लोग हैं, इनके भगवंत मान साहब, जिनको लेकर केजरीवाल साहब उनके उड़न खटोला में उड़ते रहते हैं, और उनके बयान को ये तरजीह नहीं दे रहे। और हमारे कांग्रेस के मित्र भूदेव शर्मा जी बहुत ही सफाई से कांग्रेस के विपक्ष के नेता, सदन में विपक्ष के नेता, देखिए विपक्ष के नेता, अरे एक छोटा कार्यकर्ता भी सपना देखता है कि अपने पार्टी से सांसद बनकर जाए और उसके संसदीय दल का नेता बने, और वो नेता जब बोलते अपने गिरिराज में, तो हमारे भूदेव शर्मा जी जैसे बुद्धिजीवी मित्र हमारे को पैनलिस्ट कहते हैं कि उनकी बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन सवाल यह होता है, आप बोलिएगा, भूदेव जी बोलिएगा, मेरी बारी है। नहीं आप गलत बात को, मेरी बारी है, अब ठीक है, आपके यहाँ आजादी है, आपकी आजादी है, सुनिए ना, आपके यहाँ आजादी है, बोलिए ना, कोई रोक रहा है क्या? जनता को बेवकूफ क्यों समझते हैं आप? अभी नए नए दोस्ती किए हैं, नई नई मोहब्बत में शक तो होता है, नई नई मोहब्बत में शक तो होता है भूदेव शर्मा जी, नजर सामने होता है, परछाई नजर आती है। आप ये मत समझाइए भारत को, भारत समझता है, भारत के लोग समझते हैं, भारत के लोग समझते हैं कि आप ये धोखी हो, आपके गठबंधन में कोई बल नहीं है, आप गठबंधन कर भी नहीं सकते, आप टाइम पास कर रहे हो। आप गठबंधन करते तो आप उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी पार्टी, पार्टी का अपना अस्तित्व है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन टाइम पास कर रहा है। तो भाई साहब मैं कौन होता हूँ? मैं तो कांग्रेस पर विश्वास ही नहीं करता, उसी तरह देश के लोग विश्वास नहीं करते। कांग्रेस की बात मैं तो देखिए भूदेव शर्मा जी क्या लगेगा, आप मत, अभी संजीव जी कह रहे थे उंगली मत डालो, मत डालिए, लोग विश्वास करना छोड़ दिए। अच्छा ठीक है, ओके ओके, 1 मिनट धनोज जी, भूदेव शर्मा कह रहे 2 प्रवक्ता मत बिठाओ, 1 मिनट, वो कह रहे 2 प्रवक्ता मत बिठाओ। अब बताइए संजीव जी, आप तो इंडिया गठबंधन के साथी हो ना, तो इतना नाराज क्यों हो रहे हो भूदेव जी? 1 मिनट, कैसे जैन साहब? धनुष जी को इतना नहीं पता
कि 63% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है इंडिया गठबंधन, और ये बोल रहे हैं कि जनता ने भरोसा करना ही छोड़ दिया। मतलब आप कहाँ से पढ़ के आते हो तनुज जी? ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता हो, लेकिन कुछ तो सोच समझ के बोलिए, कुछ तो सोच समझ के बोलिए। आप 63% जनसंख्या को देश की जनसंख्या नहीं मानते हो। मतलब आप 63% जनसंख्या को, एक मिनट, केसी जैन साहब आप रहेंगे। केसी जैन साहब, एक मिनट जैन साहब, इतने सोचने वाली बात है। भूदेव भाई एक मिनट रुकिए ना, अभी एक मिनट रुकिए। हाँ, केसी जैन साहब कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया जी चावला जी। जैन साहब, आप कह रहे थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, इनके बस की नहीं है, 2 कदम नहीं चल पाएंगे, ये इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन रह जाएगा। ये तो तैयारी कर रहे हैं पूरी। देखिए चावला जी, पहली बात तो ये कि बार बार कांग्रेस के साथी हमारे एक बात कह रहे हैं, 65% गठबंधन, 70% गठबंधन, 80% आबादी इसमें शामिल है, और उसके बाद में कांग्रेस के पास सीटें कितनी हैं लोकसभा में, इतना बड़ा इनका गठबंधन है, और जिसको ये कह रहे थे लिटमस टेस्ट, जिसको ये कह रहे थे सेमी फाइनल टेस्ट, और उसके पहले गठबंधन की खूब चर्चाएं हुई, खूब बैठते हुए, और इन्होंने एक यात्रा भी खूब निकाली। उसके बाद उसके परिणाम क्या हुए? भाई ढाक के 3 पात, जो 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, परिणाम क्या हुए? मुंह की खानी पड़ी। और उसके बाद इतना बड़बोलापन कि 80% लोग हमारे साथ हैं, 70% लोग हमारे साथ हैं। लेकिन जैन साहब ये बता रहे थे कि 9 लाख वोट ज्यादा मिले आपको, इनको, कांग्रेस को। देखिए चावला जी, अगर ये इस तरीके से खुश हैं तो इन्हें मुबारक हो, ये खुशी, हम इनकी खुशी में शामिल है। और आने वाले लोकसभा 2024 के परिणाम भी ऐसे ही होंगे कि भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी सीट 350 प्लस। अच्छा जैन साहब, इनके जो 28 दल हैं, जैन साहब मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, इनके 28 दल को लेकर इतनी चर्चा है? नहीं, इनके 28 दल को लेकर इतनी चर्चा है, कब बैठक होगी, कब नहीं होगी, कितने बजे बैठक हुई, किसने चाय पिया, किसने बिस्कुट खाया, कौन सा बिस्कुट खाया नहीं खाया है? आपके तो 38 है सर, कोई चर्चा नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल चावला जी, बैठक होती भी है कि नहीं होती, या फिर आप बता देते हो कि भैया आपके लिए फाइनल है? चावला जी देखिए, आपके प्रश्न में आपका जवाब छिपा हुआ है। इनके वहां ये अखिलेश वखिलेश किसने कहा? इनके वहां पर अभी अधीर रंजन चौधरी जी क्या बोल रहे थे, आपने बयान सुनाया। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो 13 पे लड़ेंगे, हमारे लिए आदेश आ गया है। नहीं, भूदेव जी कह रहे सीरियसली मत लो। और अखिलेश जी यहाँ पे कह चुके हैं कि भाई हम 70 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और कई सारे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कई सारे ऐसे बयान भी आए जिससे स्पष्ट हो गया कि ये नहीं, आपके एनडीए गठबंधन को लेकर कोई बैठक को लेकर खबर नहीं बनती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वही चीज मैं कह रहा हूँ चावला जी, हाँ वही बात मैं कह रहा हूँ कि आपके प्रश्न में आपका जवाब छुपा हुआ है। नहीं तो फिर वो 38 है ना आपके साथ? चर्चाएं इसीलिए हो रही चावला जी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओवर है, यहाँ पर कोई यूनिटी नहीं है, कोई एकता नहीं है। नहीं तो आपके एनडीए में 38 हैं। नहीं, कई तो ऐसे जिनके कोई सांसद ही नहीं है सर, एनडीए में कई ऐसे दल हैं जिनके कोई सांसद ही नहीं है। जी चावला जी, देखिए जिस समय अपना दल की लीडर के पास सिर्फ एक विधानसभा की सीट हुआ करती थी, हमने उनको लोकसभा की 2 सीटें दी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग गठबंधन में उनको पूरा सम्मान। अच्छा, ये नहीं है कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे और आपका एक भी नहीं है तो एक भी सीट आपको नहीं मिलने वाली है। या उनमें से एक दल कहे कि नहीं, हमारे पास चूंकि शून्य है तो हम क्या करेंगे, हम इस देश में। भूदेव शर्मा ये कह रहे हैं बिल्कुल साफ है, हमारे यहाँ कोई विरोध ही नहीं है, हम 38 हो, 37 हो, 36 हो, आपके यहाँ विरोध ही विरोध है। चावला जी बस 1 मिनट समय इसको दे दीजिए, आधे घंटे बाद में बोल रहा हूँ। नहीं जैन साहब, आज दिक्कत ये है ना, मसला इंडिया गठबंधन का है। आपके घर का होता तो मैं पहले आप ही से शुरुआत करता। नहीं बस मुझको 30 सेकंड दे दीजिए, 1 मिनट भी नहीं जी। देखिए चावला जी, बात ये है कि जो बात जो है हमारे कांग्रेस के साथी भूदेव जी कह रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे हैं, तो देखिए अभी जो बात कही कि अभी रिजल्ट आ जाने दीजिए, आखिरी रिजल्ट आ जाने दीजिए। देखिए आप इतनी बड़ी भूमिका क्यों बना रहे हैं? ठंडक में भयंकर पिछले साल आपने जो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, वो किस लिए की? इसीलिए की ना कि मैसेज जाए, एक माहौल बने
और गठबंधन को लेकर के हम कहाँ कहाँ किन किन प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी ममता जी को साल उड़ाने गए, नीतीश जी केजरीवाल जी से भी मिले, अखिलेश यादव जी से भी मिले, राहुल जी से भी मिले। तो ये कवायद तो अगर शुरू हुई तो पहले शुरू हुई ना, तभी इस बारी चर्चा हुई। ठीक, भूदेव जी जल्दी से फिर संजीव निगम जी आपके पास आ रहा हूं। ओके भूदेव जी बोलिए। चौधरी को मत मानिए, सबको हल्का मान लीजिए, किसी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। राहुल गांधी जी कहेंगे तो बात मानी जाएगी, या फिर केजरीवाल जी कहेंगे तो बात मानी जाएगी। अब इस तरीके के बयान आ रहे कि किसी का कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी कहे। तो ये जब अपने दल के नेता को मानने को नहीं तैयार है, तो दूसरे के दल के नेता की क्या बात ये मारेंगे? दूसरे सुन लीजिए और 28 दल की आप बात नहीं कही ना, इनके वहाँ 28 प्रधानमंत्री के दावेदार अभी दिखाई देंगे। 28 दावेदार भाजपा में और गठबंधन में केवल एक दावेदार है, एक, और उसको सब लोग बनाने के लिए तैयार है। ये डिफरेंस है इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन में। इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन। ठीक, जल्दी से भूदेव शर्मा, फिर मैं निगम जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, आपने इनसे सवाल पूछा कि उनके दलों की चर्चा होती है, तो चर्चा क्यों नहीं होगी? दल सारे के सारे हमारे मजबूत है, कोई राजकीय पार्टी होते तो चर्चा की क्या बात थी? चौधरी को आप शून्य में लाके नहीं खड़ा है ये तरीका। प्रदेश अध्यक्ष जी को हमारे आम आदमी पार्टी के साथी शून्य में लाके नहीं खड़ा करते। कुछ पसंद नहीं है बोलने के लिए, कुछ हो तब बोलेंगे ना आप। अरे आप बोलने बता रहे हैं, आपको आदत पड़ चुकी है, तो आप आगे समझा नहीं पा रहे, लेकिन बोल ही जाते होगा कि नहीं होगा। आपने देखा ना, मध्य प्रदेश में देखा आपने गठबंधन आपका 6 सीटें मांगी अखिलेश जी ने, सारे दल छटक अलग अलग खड़े हो गए। नहीं जैन साहब, वो पुरानी बात होगी ना जैन साहब। अभी नहीं, एक मिनट भूदेव शर्मा अपनी बात रखेंगे। जैन साहब, वो पुरानी बात हो गई। नहीं, वो उस समय उन्होंने कहा था कि कांग्रेस चालू पार्टी है, वो बात खत्म हो गई। तब कहा था उन्होंने कांग्रेस चालू पार्टी, अब नहीं बोलते कांग्रेस चालू पार्टी है। हाँ भूदेव शर्मा, अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं, अभी इनसे और पूछ लो, अगर इनको कुछ बोलना है बीच में ना बोले, क्योंकि नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए ना, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। आप तो एक विश्लेषक को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता देते, लगातार बीच में बोलते हैं। और आप अभी तो मेरी बात चालू हो रही थी, मैं तो अपनी बात पूरी कर रहा था, मैं बोल रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि भाई बोल रहे बीच में। जैन साहब एक मिनट प्लीज, भूदेव शर्मा बोलने के लिए मुझे तिलक जी ने बोला। भूदेव शर्मा अपनी बात रखिए ना प्लीज। नहीं, पहले आप इनको बोलने दीजिए तिलक जी, आप कहिए, आप कितना बोलना है। भूदेव शर्मा आप अपनी बात रखिए। देखिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। डिबेट को अगर मैं पिछले ले जाऊंगा ना, सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया मैंने, इसलिए विक्टिम कार्ड मत खेलिए। सबसे लेट आया हूं मैं जैन साहब के पास। अपनी बात रखिए प्लीज। तिलक जी, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, आप उनको एक बार बोलने दीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे। बोलने दीजिए प्लीज। अब भूदेव शर्मा अपनी बात रखेंगे, अब बात रखिए। पूछिए इनसे कि आप सुनेंगे धैर्य रख करके या फिर बीच में बोलेंगे। सर अब वो हेडमास्टर वाली बात मत करो ना, वो भूदेव भाई अपनी बात रखिए प्लीज। ये मेरी बात पहुंच नहीं पाएगी, ये बीच में बोलेंगे, न इनकी बात कोई सुनेगा न मेरी कोई सुनेगा, तो डिबेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपकी सुनेंगे सब लोग, आपकी सुनेंगे, आप बोलिए, अब सब लोग सुनेंगे आप। तिलक जी, अभी आपने इनसे पूछा कि इंडिया गठबंधन के जितने दल है उन पर सब पर चर्चा होती है, एनडीए के कोई दल पर चर्चा नहीं होती है। अरे चर्चा होगी कहाँ से, जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी कोई लोकसभा का कोई कैंडिडेट भी नहीं है, कोई। फिर वो बोलूंगा तो कहेंगे आप बोलते हैं, फिर आप वही बात कह रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए ना, किसके साथ कितने दल है, क्या स्थिति है, हमारे साथ कितने दल है। और आप तो कह रहे थे हमारे पास 60% 70% आबादी है, सीटें आपके पास कितनी है? लोकसभा में उत्तर प्रदेश में आपके पास कितनी सीटें हैं? विधानसभा में आप 400 सीटों पर लड़े, कितनी सीटें लेकर के आए प्रियंका जी के नेतृत्व में? एक मिनट भूदेव शर्मा, एक मिनट जैन साहब, एक मिनट सर। जी मैं नहीं बोलूंगा, दोनों प्रवक्ताओं को बोलने दीजिए, बीजेपी के घोषित और अघोषित दोनों प्रवक्ताओं को बोलने दीजिए। देखिए हम सुनेंगे, अभी हम सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे। बोलिए भाई, वो सजा हफ्ता जेल काट के आया है, वो 0 है बिहार में, एक भी सांसद नहीं है, लेकिन आपके पार्टी में हीरो है गठबंधन। बोलिए, सुनेंगे, आप बोलिए ना, कुछ भी बोलिए। आपके यहाँ लुटेरे भी हैं, वो भी तो बोलिए कि मेरे यहाँ डाका डालने वाले, चारा खाने वाले लुटेरे वो भी है, बोलिए। डॉक्टर धनोज, आप डॉक्टर धनोज एक मिनट धनोज जी एक मिनट, चोर भी है, एक मिनट धनोज जी प्लीज, डाकू भी है, धनोज जी प्लीज, हीरो है जी, एक मिनट प्लीज।
जनता ने उनको चुन के भेजा ना। सबसे बड़ा राजनीतिक दल वहां पर कौन है? सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन है वहां? जनता के जनादेश को आप लोग गाली देने लगते हैं। नहीं, जनादेश को गाली नहीं दे रहे हो। नहीं तो आप यही तो कह रहे हो। पे बात हो रही है, जिनको जनता ने चुना वो सारे लुटेरे हैं। गठबंधन पे बात हो रही है। एक मिनट नोट please। के गड्डी निकल रहे हैं। एक मिनट, एक भूदेव भाई, एक मिनट संवैधानिक एजेंसी सर, की बहुत बात- सीरियस विषय है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। भूदेव भाई, आप ये कह रहे हो कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कोई टेंशन नहीं है, कोई दरार नहीं है, हम तय कर लेंगे, मिल बैठकर सब कुछ हो जाएगा। ठीक, यही बात तो कह रहे हो ना आप, आपके बड़े नेता भी कह रहे हैं। लेकिन सर, खबर यह है कि नीतीश कुमार ने 4 कैंडिडेट ऐलान कर दिए। ये कैसे कर दिए फिर? तिलक जी, अगर ये घोषित और अघोषित प्रवक्ता अगर बीच में ना बोले तो मैं सर, विक्टिम कार्ड छोड़िए, मैंने सबका ऑडियो नीचे कर दिया, अब सवाल का जवाब हर दीजिए। बार यही हो रहा है, हम अपनी बात रख ही नहीं पा रहे। भूदेव शर्मा, आप अपनी बात रखिए, मैंने सबका ऑडियो नीचे कर दिया, अब इस सवाल का जवाब दीजिए। ये 4 कैंडिडेट कैसे ऐलान कर दिए? पहले क्वेश्चन का क्या मैंने जवाब दिया? आपने लिया ही नहीं, क्योंकि दो प्रवक्ता थे बीच में बोलने लगे, उलटने लगे, सारे चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। इनको ये नहीं समझ में आया कि जितने बड़े भ्रष्टाचारी थे सब बीजेपी में, उस पर ये नहीं बोले। जितने बलात्कारी हैं, वो सब अपनी बात BJP में, रखिए। उस पर ये नहीं बोले। भूदेव शर्मा, नीतीश कुमार ने 4 कैंडिडेट का ऐलान कैसे कर दिया? तिलक जी देखिए, मैंने कहा पहले ही कि जो भी डिसीजन होगा वो आधिकारिक जब तक घोषणा नहीं हो जाती गठबंधन की, तब तक हम क्या बोले? हम तो यही बोल रहे हैं कि देखिए, जितनी भी इंडिया गठबंधन जहां पर भी जितनी भी सीटों का बंटवारा होगा, मिल बांट करके उन पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब कोई घोषणा करता है या नहीं करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी की ये सीटें हैं, इसकी ये है, ये सब होगा। 2019 में एनडीए के पास इनसे ये पूछ लो कि तुम्हारे पास अलायंस में कौन कौन से दल थे, क्या उनमें से कितने दल अभी आपके पास बचे हैं जो आपको जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको भी मिलाना पड़ा? इनसे पूछिए, एक बार पूछिए ना इनसे। और जो भ्रष्टाचारी, जिनको आप भ्रष्टाचारी चिल्लाते थे, उनको तुम्हें क्यों छोड़ना पड़ा? इनसे पूछिए ना। बीजेपी के दूसरे जो हमारे प्रवक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, बीजेपी का अच्छा पक्ष रखते हैं, लेकिन गलती है कि राजनीतिक विश्लेषक लिखते हैं। इनसे पूछिए कि उन भ्रष्टाचारियों को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? 2019 में जो स्वच्छ थे उनको आज तुम भ्रष्टाचारी कह रहे हो, आज बोलते हो कि वो सब भ्रष्टाचारी है, और 2019 में वो आपके लिए बड़े शुद्ध थे क्योंकि आपके साथ गठबंधन था। ऐसा क्या हुआ कि आज वो गठबंधन में नहीं है? चाहे वो बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या कहीं पर भी। ठीक, मैं 1 मिनट निगम जी के पास, एक मिनट, डॉक्टर सरोज बात रखना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूँ निगम जी आपके पास। डॉक्टर सरोज जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं निगम जी आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे भूदेव जी अपनी बात रख नहीं पाते, बार बार मुझे ये लगता प्रवक्ता बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल प्रवक्ता है आप, बिल्कुल प्रवक्ता है, अघोषित प्रवक्ता है। आपको ये नहीं पता कि राजनीतिक विश्लेषक क्या होता है? आप जवाब प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन कर रहे हो, आपको राजनीतिक विश्लेषक की डेफिनेशन नहीं पता है, बता रहे हो। आपको राजनीतिक विश्लेषक की डेफिनेशन नहीं पता है। आप यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आते हो और बीजेपी का पक्ष रखने लग जाते हो। सरकारी एजेंसी को भ्रष्टाचारी बता रहे हो आप भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी बोल रहे हो। आप बीजेपी के मुझे ये बताइए, आप गांधी, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया में पार्टी है, और आप जो उन लोगों को साथ ला रहे हो जिनसे वाकई जरूरत नहीं है इस देश को। आप ऐसी बातें क्यों करते हो भैया? आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो और सरकारी एजेंसी को आप गाली दे रहे हो। जी, जब तक आप मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दोगे, मैं हर बार आपसे इसका जवाब केजरीवाल आपके नए नए दोस्त बने, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा। आपके दोस्त हेमंत सोरेन, एक मिनट, मैं निगम जी के पास जाऊं, एक मिनट रुकिए। तिलक जी, ये वो लोग हैं जो अगर इनकी पार्टी के नेता अगर बलात्कार भी करते हैं तो ये उसको भी सही ठहराने का काम करते हैं। एक मिनट, जैन साहब, मैं फिर निगम जी पूरा वक्त आपको दूंगा। जैन साहब, निगम जी खुद बलात्कारियों को सही ठहराने का काम करते थे। धनुष जी ने बलात्कारियों को पक्ष लिया है हमेशा। राहुल गांधी पर लश्कर के अंदर डालो, बलात्कारियों का पक्ष लिया है, देते रहे ये। अरे राहुल गांधी के ऊपर चार्जेज है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट हो गया। राहुल गांधी को नेता मानते हो? आइए, राहुल गांधी देखिए इनका अंदर से कहीं नोटबंदी में एक बार लाइन लगे, कोई राहुल गांधी आज तक 4000 से खा रहे, राहुल गांधी 4000 से
एक मिनट केसी जैन साहब रहेंगे। अब एक मिनट, मैं निगम जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, पहले जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे। धनोज जी, ये हंगामा नहीं प्लीज। जैन साहब, ये बार बार कह रहे हैं, भूदेव शर्मा कह रहे हैं कि आपके 38 एनडीए के, आप भले ही कह रहे हो कि उनके 26 है, 27 है, 28 हैं, जितने भी हैं, आपके भी तो 38 है ना सर। जैन साहब थोड़ा तेज बोलिए ना, 38 है ना? जी जी चावला जी, आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही। वो कह रहे हैं 38 के नाम बता दो। देखिए चावला जी, इनको एनडीए गठबंधन की बहुत चिंता हो रही, चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि 2 बार इनको मुंह की खानी पड़ी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपके कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके कोई सांसद नहीं, कह रहे हैं नाम गिनवा दो 38 के। नहीं, देखिए नाम तो इनको हम भेज देंगे, हमारे पास लिस्ट भी है, लेकिन फोटो तो सबके साथ है आपकी, लेकिन वो कह रहे हैं कि 38 के आपको भी नहीं नाम मालूम। कह रहे हैं कि 10 से ऊपर नाम नहीं मालूम आपको। बीजेपी नेताओं को नहीं पता कि आपके सहयोगी दल कौन कौन से हैं। चावला जी, बात यह है कि उसके बाद में भी कुछ नहीं पता है, जनता को भी कुछ नहीं पता है कि एनडीए के साथ कौन कौन से दल है, कौन कहां पे चुनाव लड़ रहा है। उसके बाद में भी जनता को भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दलों पर पूरा भरोसा है, लेकिन कांग्रेस। अच्छा, आखिरी एनडीए की बैठक जो हुई थी, कांग्रेस अभी कब हुई? आखिरी बैठक हुई, इसके बाद कब? सीट शेयरिंग कैसे होती है आपके यहाँ? चावला जी सुन लीजिए, बात यह है कि कांग्रेस आखिर अपने सहयोगी दलों को और जो इंडी गठबंधन बनाया है उस पर विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पा रही? सर, पूरे देश में तो चर्चा हो ही रही है ना इंडिया गठबंधन की। मैं आपके एनडीए की बात कर रहा हूं। चावला जी, वही बात मैं कह रहा हूं कि एनडीए पर पूरा भरोसा है जनता को। नहीं तो सर, मैं वही तो पूछ रहा हूं, आपके यहाँ सीट शेयरिंग कैसे होती है? 300+ सीटें तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई अपने बल पर, जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें, बाकी घटक दलों की सीटें, लेकिन कोई हाय तो आपको पूरे पिछले 10 सालों में घटक दलों के बीच। जैन सर, एनडीए की बैठक ही सर इतने सालों बाद हुई, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं ना कि आपके यहाँ सीट शेयरिंग कैसे होती है? जब बैठक ही नहीं होती तो सीट शेयरिंग कैसे होती है? उसके बाद भी कोई सिर्फ नहीं है चावला जी। उसके बाद भी कोई ये नहीं कहता नहीं 4 सीटें दे दो, और इस पार्टी के प्रवक्ता की कोई हैसियत नहीं है, इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं 38 का नाम बता दो ना। फिर इस पार्टी में 0 विधायक है, 0 सांसद है, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही है। अभी आप देखिए 2 बड़े नेताओं के आपने बयान सुनाए, अधीर रंजन चौधरी जी का। नहीं जैन साहब, वो 38 का नाम क्या गूगल करने से आ जाएगा नाम? बिल्कुल आ जाएगा, गूगल करने से क्या, आपको पता ही होगा, आप तो इतने बड़े चैनल के इतने बड़े संवाददाता है, तो आपको तो सारी चीजें पता। मुझे नहीं याद, 38 के नाम नहीं याद। मैं कह रहा हूं सार्वजनिक रूप से, जैन साहब मैं कह रहा हूं आपसे, मुझे नहीं याद। नहीं चावला जी, बात यह है कि नाम कौन कौन से हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन में तकरार किसके है और किसके गठबंधन में तकरार नहीं है। ठीक, अब आपको बहुत देर से वेट कर रहे हैं निगम जी। एक बात और कह दूं, 1 मिनट। आप देखिएगा समय के साथ साथ इनके जो 28 प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, ये 28 की 28 सामने आने वाले हैं, और उसके बाद में अभी तो कुछ प्रदेशों की बात आई है। लाइव में कमेंट आ गया जैन साहब, वो कह रहे हैं कि तब तक आप 38 के नाम याद करवाइए, गूगल करके सर्च करके 38 के नाम ढूंढ लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। निगम जी एक बात बताइए, ये जो ईडी वाला मसला है जिससे हैं आप लोग चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले भाग रहे हैं, कहां इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। ईडी सवाल पूछ रही है, कह रहे सवाल मत पूछो। मैं पहले जैन साहब, ये कोई इंडिया गठबंधन के साथ कनेक्शन है ये जांच का? आप तो फिर भी बोल रहे हैं इंडिया कम से कम अच्छा लग रहा है, ये इंडी बोल रहे हैं, इनको इंडिया से बड़ा परहेज है। तो इनका जो गठबंधन है उसका क्या नाम है? एनडी। हम अगर इंडी है तो वो एनडी है, एनडी गठबंधन जिसको आप कह रहे हो, नेशनल डेमोक्रेटिक एनडी गठबंधन। तो अगर इनको नहीं याद होगा जैन साहब को, तो आप तो खैर वरिष्ठ पत्रकार हैं और धनोज भी है, आप याद करिए, ये उस समय भी था एनडी गठबंधन जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी वो बोलते थे जया ममता माया, आए दिन
गठबंधन रहते थे, आई बोलते थे ऐसे बात, आपको याद होगा, कभी माया, कभी जया, कभी ममता। तो सवाल ये है, कोई बात नहीं, आज ये मैं बता रहा हूँ आपको, जिनको याद कर रहे हैं उन्होंने ही आपको गठबंधन की नीति सिखाई है। आपके बजाय सुन लीजिए, गठबंधन के साथ सरकार कैसे चलाते हैं वो उन्होंने बताया, और जिनके साथ पुरानी सरकारें चली वो पुराने जमींदार थे, उनकी सरकारें भी गिरी हैं। किसको क्या सिखाया है ये सब समय बता देगा, ठीक है ना। किसने किसको क्या सिखाया है, मजाल है आपके यहाँ कोई है डेमोक्रेसी नाम की चीज? कोई आपका एनडी गठबंधन जिसको है उसके अंदर कोई नेता बोल सकता है कोई? उसकी कोई सुनी जाती है? सबको तो आप एनडी जो है उसको ईडी दिखा देते हो। अरे छोड़िए जैन साहब एक मिनट, आप उसको ईडी दिखाते हो दूर से कि ये ईडी है, तो आदमी जुबान में ताला लगा। आपके हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, बहुत से नेता है, तय हो जाएगा, अरे तय हो जाएगा, आपके यहाँ है। अच्छा निगम जी, एक बात बताइए ना निगम जी, बताएं। हाँ निगम जी अलायंस वाले मसले पर आइए ना, एक मिनट रुकिए ना निगम जी। ये कोई जांच, एक तो जांच से आप लोग डर के भाग रहे हैं इधर से उधर, आधी से ज्यादा सरकार जेल से चल रही है। नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं जांच के डर से भाग रहे हैं भाई साहब? आप कैसे, आपने विशेषण निकाल लिया? अच्छा नहीं भाग रहे, निकाल लिया आप कैसे विशेषण निकाल तो फिर जांच का सामना क्यों नहीं कर रहे आप? अरे हम जो कानून के जानकार हैं उनके साथ हमने चर्चा की है, जो कानून के जानकार हैं, आप ऐसे ही आप हमारा समझ आया करेंगे। मुख्यमंत्री चुना गया है दिल्ली का, तो किस लिए चुना गया है? लोगों के काम करने के लिए चुना गया है ना, लोगों के काम कर रहा है। आप जो है समझ आया करोगे हमारे मुख्यमंत्री का, कानून के जो जानकार है उनसे सलाह ली गई है। अच्छा तो इसलिए नहीं जा रहे हो? अच्छा ठीक है। अच्छा निगम जी, अच्छा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे लोकसभा में प्रचार न करना पड़े, इस वजह से परेशान किया जा रहा है। आप ये जो सरकार बैठी है मोदी सरकार, वो भागेगा ना, आप वो भागेगा जवाब दे देते। जैसे वो रेस होती है ना। अच्छा ये खबरें उड़ रही हैं। अच्छा निगम जी एक बात बताइए, एक मिनट अपना क्यों बीपी हाई कर रहे हो? ये कह रहा हूं मैं आपसे कि भाई जो ये खबरें उड़ रही हैं कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत हुई है, और ये बातचीत हुई है कि भैया जो दिल्ली की सीटें हैं, अगर आप मजबूत है तो दिल्ली की सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब में हम लड़ेंगे। ये कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए सवाल ये है, आपके पास उड़ करके आ रही है, उड़ती है चारों तरफ से, ठीक है, लेकिन हमारे पास जब तक छन करके नहीं आएगा हम आपको कुछ भी ना बता पाएंगे, ठीक है ना। जो आपको बता दिया ये उड़ती रहेंगी खबरें, आपने बता दिया नहीं बता दिया? सुनिए अरे उसका क्या मतलब है? दोपहर को शाम को कुछ नहीं जी, हम आधिकारिक रूप से जब उसका सही निर्णय आ जाएगा चारों तरफ लोग अपने जैन साहब अपना जो है अनुभव शेयर करते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं निगम जी एक मिनट हो गया, निगम जी हो गया, एक मिनट रुकिए ना, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। जैन साहब कोई दिक्कत नहीं है, मई तक बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समय लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। निगम जी मई तक बता दीजिएगा क्या हुआ फाइनल, तस्वीर बता दीजिएगा। जैन साहब एक बात जानना चाह रहा था आपसे, ये राहुल गांधी फिर यात्रा पर निकल रहे हैं मणिपुर से मुंबई, मणिपुर समझ रहे हैं ना आप, मुंबई तक 14 जनवरी से 20 मार्च तक आराम से जी चलो। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पूरा रोड मैप तैयार किया है। जिस भारत जोड़ो यात्रा पर आपका पूरा फोकस था, अब उसके बाद एक बार फिर से न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, कुछ फर्क पड़ेगा? देखा आपने वो रोड मैप देखा बकायदा पूरा? जी है जी चावला जी, पूरा आपने बताया, आपने अपने प्रोमो में शुरुआत में बताया कि मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल, मेघालय होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र तक इस प्रकार से इनकी यात्रा पहुंचने वाली है। तो देखिए ये जिस प्रकार से राहुल गांधी जी प्रयासरत हैं कि सबको जोड़ने के लिए, दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये सब कुछ नहीं है, ये अपने घटक दलों को कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये इससे कोई लाभ नहीं होता। इनके जो घटक दल हैं उनको ये ताकत दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे साथ इतने लोग हैं और हम आपके प्रदेश में आके चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पिछली बार जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी तब तो आप कह रहे थे कंटेनर देखो, राहुल गांधी की दाढ़ी देखो,
राहुल गांधी के जूते देखो, राहुल गांधी की टी शर्ट देखो, राहुल गांधी जिन बच्चियों के साथ चल रहे थे उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, आप तो पूरी नजर गड़ाए हुए थे और आप कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चावला जी देखिए, वो एक राजनीतिक दल है, हम एक राजनीतिक दल है। हाँ। राजनीतिक दलों की आपस में एक कहीं ना कहीं एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा होती है, वो अलग चीज है। ठीक है। लेकिन मोदी जी के चेहरे के सामने इन घटक दलों के पास न तो कोई चेहरा है। हाँ। दूसरी बात ये है तिलक जी, सबसे बड़ी बात ये है, नहीं आप ही कहते थे ना राहुल गांधी 4 कदम नहीं चल पाएंगे, थक जाएंगे, हाफ जाएंगे, आधी यात्रा खत्म हो जाएगी। अब एक और यात्रा पर निकल रहे हो तो नहीं, ये हाफ तो रहे हैं, ये हाफ रहे हैं और इस तरीके से हाफ रहे हैं हाँ। कि उसी का परिणाम है कि अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपते हुए भी राहुल गांधी, और सारा की सारा प्रयास कोई कर रहा है गठबंधन में तो राहुल गांधी कर रहे हैं। मतलब मान रहे हो आप ये बात? बाकी सारे इतने के घटक दल है, सब खींचतान में लगे हो। चलिए कम से कम राहुल गांधी को नेता मान लिया आपने। हमारे प्रदेश में कांग्रेस चुनाव न लड़ ले पाए। अच्छा एक बात बताइए, एक और बड़ी दिलचस्प खबर आई, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, बड़ी दिलचस्प खबर है। जैन साहब सुन तो लीजिए। जैन साहब, दक्षिण की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की बहन शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई। आप कह रहे हो कि ये सब कुछ तितर बितर हो रहा है, दक्षिण में तो ये कुछ और कहानी हो रही है। लेकिन चावला जी एक बात और तो आई है सामने, हाँ, कि मना किया जा रहा है कि वे वायनाड से चुनाव न लड़े। ये क्या है कि राहुल गांधी जी वायनाड छोड़ दें, वायनाड से चुनाव न लड़े। हाँ। और उत्तर प्रदेश में क्या हालात हुए थे, उत्तर प्रदेश से भाग के वायनाड क्यों जाना पड़ा इनको? नहीं आप तो कह रहे हो ना इनका घर टूट रहा है, तो फिर ये लोग कौन है जो जुड़ रहे हैं? नहीं, देखिए चावला जी, दो लोगों के जुड़ने से, 2-4 विधायक सांसद के जाने से लोकसभा चुनाव जो इतना बड़ा है, जो कि केंद्र की राजनीति को डिसाइड करता है, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चावला जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लगातार पूरा गठबंधन इनका अस्वीकार कर रहा है, यहाँ तक कि एक सीट उनके पास थी खुद की जीती हुई, वो भी उनसे छीनी जा रही है। तो बेचारे कहाँ जाएगी कांग्रेस पार्टी, क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? ताकत तो दिखाएगी, प्रयास तो करेगी। ओके धन्यवाद जी, 10 सेकंड आपके, जल्दी से महत्वपूर्ण सवाल आ गया, बहुत दिलचस्प सवाल है। ओके जल्दी से। धन्यवाद जी, दावा कर रहे हैं केसी जैन साहब कि ये गठबंधन होगा भी नहीं। देखिए अभी तक का जो समय है, समय के साथ घटनाक्रम जो चला है, हाँ। तो जितने भी विपक्ष के नेता है आपस में जो तू में कर रहे, नाराजगी कर रहे, तो देश को उसमें दिलचस्पी है। दिलचस्पी यह है कि ये लोग ये खेल कब बंद करेगा, ये मिलने मिलाने का, ये मन बहलाने का। गठबंधन करना है तो कर लो, देश तो कह रहा है, कौन रोक रहा है इसको? गठबंधन करो। मैं फाइनल कमेंट दे रहा हूं जैन साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उस पर क्योंकि कमेंट आया, मैं आपकी प्रतिक्रिया में माफी चाहूंगा शर्मा जी, क्योंकि मसला जनहित का है। पिछले 19 महीने में कच्चे तेल के दाम 31% से ज्यादा कम हो गए। सर पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, 19 महीने में 31% से सस्ता हो गया कच्चा तेल। जैन साहब देखिए चावला जी, यहाँ वो 35 रुपए वाला पेट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं 100 वाला भी कम नहीं हुआ सर। चावला जी, हाँ। पहली बात ये कि आपको याद होगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की थी और उसके बाद में उन्हीं रेटों में लगातार चल रहा है। नहीं सर, आप सस्ता हो गया ना सर कच्चा तेल। मैं ये पूछ रहा हूं कि मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं, आप ही की सरकार के मंत्री और हमारी सरकार के मंत्री कह रहे हैं पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं करेंगे, तो यहां पर एक तरफ कम हो गया, मतलब साफ है कि जनता की जेब पर ही है। नहीं चावला जी, देखिए अगर हम पहले से घाटा, जो कंपनियों को घाटा हो रहा है, उस घाटे की पूर्ति हम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो टैक्स है, टैक्स में भी गिरावट की गई। 10 रुपए पेट्रोल, 10 रुपए डीजल सस्ता करके हम 2 साल से 3 साल से लगातार जो दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए का जो सरकार को। सर एक मिनट करेक्ट कर दूं, मैं करेक्ट कर दूं आपको। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर पर सरकार ने जनता से 18 लाख करोड़ कमाई की है। पेट्रोल कंपनियों को 6 महीने में 47,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्लीज कंटिन्यू। चावला जी, कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए केवल और केवल मध्यम उद्योग
और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। सर 20 लाख करोड़ रुपए क्रूड कहाँ ऑयल से? 19 महीने में 2 साल 31% तक- सस्ता हुआ 2 है। साल तक जिस पेट्रोल जो प्रकार से- है, पेट्रोल पर चावला- 10 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कंपनियां कमा रही हैं। चावला जी, जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक अपने खजाने का बड़ा हिस्सा खर्च करते हुए कोरोना काल में 2 साल तक अर्थव्यवस्था को चालू बनाए रखा। सर ये तय कौन करता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या बढ़ेंगे? बंद नहीं होने दी गई। जैन साहब कौन तय करता है? चाहे किसानों को किसान सम्मान जैन साहब कौन तय करता है पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे? साथी बहुत अच्छे से बताएंगे। इनके समय में एक नीति बनी थी कि कंपनियां ये तय करेंगी, तो कंपनियां तय करेंगी ना। टैक्स फिर को कम करने का काम आप ये कह रहे हो आपके हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, टैक्स हम कम कर सकते हैं। हाँ। हमने टैक्स कम किया और नहीं, कंपनियों कच्चे तेल के दाम अगर कंपनियों ना को सर छूट 77 देकर डॉलर के- प्रति बैरल हुआ करता था। चावला जी, हाँ। जिस प्रकार से महंगाई है और जिस प्रकार से अन्य देशों में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था खराब हुई है, उसके बाद में भी भारत देश सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के विश्व स्तर पे उभरा है। अच्छा चलिए चलते चलते जनता को बता दीजिए पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे कि नहीं, बात खत्म करते हैं। देखिए चावला जी, पहले भी कम किए गए हैं, टैक्स में भी कटौती की गई है और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, अगर विपक्ष इस तरीके का सवाल उठा रहा है तो अपने अपने क्षेत्रों में पैसे क्यों नहीं कम करते टैक्स में कटौती सर करके? आप पेट्रोल डीजल, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं ना, ये भूदेव शर्मा मेरे को लग रहा है लाइव में कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, ये कम करेंगे, 40% करेंगे कि नहीं? प्रदेश सरकारें लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार से कई सारे प्रदेश सरकारों ने अपना टैक्स कम किया, लेकिन सर, मैंने कांग्रेस पूछा आपसे- जहाँ पे सरकार थी उन्होंने वो टैक्स क्यों नहीं घटाया? फाइनल कमेंट जल्दी से 10 सेकंड। जैन साहब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे कि नहीं, चुनाव आ रहे हैं? बात चुनाव तक की नहीं है, इससे पहले भी कम किए गए। नहीं सर, 450 रुपए का सिलेंडर तो चुनाव में ही मिलता है ना। पहले भी कम किए गए। और एक चीज है, कांग्रेस जिस प्रकार से चलिए, दावा कर ठीक है रही सर। वादा कर रही है, अगर चुनाव के टाइम पे आकर के सारे दल दावा कर सकते हैं, ठीक। तो जहां पर उनकी ऑलरेडी सरकार है वहां पे क्यों नहीं कम ठीक, करते? ओके। आपने कहा कि चुनाव के वक्त हो सकता है शायद दाम कम हो, चलिए कुछ भी हो, लेकिन जनता का भला होना चाहिए। बाकी निगम जी, वो बात अच्छी लगी भगवंत मान जी की, एक थी कांग्रेस, वो बात सब याद रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धनोज जी, भूदेव भाई, गुस्सा मत हुआ करिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। निगम जी, जैन साहब, आप सभी का थैंक यू सो मच। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू हो रही है, यानी 24 की तैयारी हर तरफ से हो रही है। कौन किस पर भारी, अब देखना ये बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।